नमस्कार साथियों, आज फिर हाजिर है केएमडी क्लासेज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। पिछली क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स अपने इंग्लिश में होती कितनी हैं और किस प्रकार की होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि मेन वर्ब्स क्या हैं और वो कितने प्रकार की होती है, कितने उसके फॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जब इंग्लिश राइट करते हैं तो इंग्लिश राइटिंग में आपको पता है कि हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और फिर कुछ कुछ बचता है तो अपने अदर्स के अंदर वो आता है। तो साथियों, जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में जानकारी लेंगे, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो कौन कौन सी होती है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। तो हम डिटेल से समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब अर्थात हिंदी में इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया से इस प्रकार से अलग है कि ये मुख्य क्रिया जो होती है, जैसे मुख्य कार्य जो होता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, उससे पहले यूज होती है और टेंस बताने के लिए हमारी हेल्प करती है, इसीलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब या हिंदी में इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, सहायक क्रिया जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसमें देखिए ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। मेनली सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब को हम पढ़ सकते हैं। इसमें पहला जो होता है ये होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और दूसरी जो इसका टाइप है वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। और दोस्तों, आपको अच्छे से जानकारी है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है इसका एक और नाम है हेल्पिंग वर्ब का, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी, यानी सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स बोल दीजिए या ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दीजिए, एक ही बात है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा जो पहला टाइप है वो हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा जो है वो हुआ हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये दो प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये तो फंक्शन करती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअल में जो है ये देखिए बी, डू और हैव, ये तीन प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। बी है, डू है और हैव है। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं ये कौन कौन सी होती है, देखिए हम इसको एक चार्ट से समझते हैं ज़्यादा अच्छे से। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का तात्पर्य हेल्पिंग वर्ब ही है, आप इससे कंफ्यूज नहीं हुए। हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए या ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दीजिए, एक ही बात है। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है दोस्तों, देखिए ये होती है आपके, एक तो डू और एक बी और एक हैव, ये तीन प्रकार की है मुख्यतया, डू, बी और हैव, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है दोस्तों, इनको भी हम जो है सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है सुविधा की दृष्टि से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो मॉडल्स हैं उसको हमने एक भाग दिया सेमी मॉडल। क्या भाग दिया? सेमी मॉडल्स, इस भाग में हमने इसको बांटा। दूसरा जो भाग है वो है कंप्लीट मॉडल। ध्यान से समझे इस चीज को।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कंप्लीट मॉडल्स, यानी दो प्रकार के आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो आप अच्छे से देख रहे हैं कि हमारी इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो दो प्रकार की है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन आती है, डू, बी और हैव। ठीक है दोस्तों, डू, बी और हैव। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ए और बी पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ए है सेमी मॉडल, सेमी मॉडल, और दूसरा है कंप्लीट मॉडल्स। तो तात्पर्य आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कंप्लीट मॉडल्स का मतलब ये है कि वो पूर्णतया मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। और सेमी मॉडल्स देखिए है कौन कौन से, इसमें आप यहाँ ध्यान दें। एक तो है इसमें यूज्ड टू, ये सेमी मॉडल है। दूसरा इसके अंदर आता है आपके यूज्ड टू के अलावा डेयर, ठीक है, और एक आता है इसके अंदर नीड। ये तीन मॉडल्स ऐसे हैं दोस्तों जो सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। कौन से मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं? सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा जो हमने कहा कि कंप्लीट मॉडल्स, ये दो प्रकार में बांटे हमने, मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी को सेमी मॉडल्स में और कंप्लीट मॉडल्स में। तो कंप्लीट मॉडल्स कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए कंप्लीट मॉडल्स हैं, जैसे हमने कैन का हम यूज़ करते हैं, कैन के पास्ट कुड का भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कैन कुड हो गया, मे का यूज़ हम करते हैं। मे के बाद जैसे माइट है, इसका भी हम यूज़ करते हैं, कैन कुड मे माइट। जैसे सेल, शुड, ये कंप्लीट मॉडल्स हैं दोस्तों। कैन कुड मे माइट सेल शुड। इसके बाद हम ले सकते हैं विल और वुड, ठीक है ना, विल वुड। और इसके बाद में एक आ गया अपने मस्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके मॉडल्स, ये कंप्लीट मॉडल्स हैं। अब ध्यान से देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको आप। यहाँ से जब हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो इंग्लिश में एक सामान्य सेंटेंस का जो क्रम रहता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर। हमारा जो आज का टारगेट है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब जो होती है दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही बात है। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ये मॉडल्स भी हम इसको ऑक्सिलरी न कह के इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही हेल्पिंग वर्ब ही रहे हैं। तो मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही है और प्राइमरी वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है दोस्तों। तो मॉडल ऑक्सिलरी को हमने दो भागों में बांटा, एक तो सेमी मॉडल और एक कंप्लीट मॉडल। तो कंप्लीट मॉडल में आपके 9 आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और सेमी मॉडल्स में 3 है आपके, यूज टू है, डेयर है और नीड है। इधर मॉडल्स ऑक्सिलरी के बाद इधर देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये 3 प्रकार की है, बी है, डू है और हैव है। एक्चुअल में हमें इनको दो भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसलिए पड़ी दोस्तों कि ये प्राइमरी जो है ना आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये 3 हैं, डू, बी और हैव। एक्चुअल में ये दो प्रकार के फंक्शन करती है। एक, जैसा कि हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी फंक्शन करती है, और दूसरी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये मेन वर्ब्स के रूप में भी फंक्शन करती है। इसीलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में डाला, प्राइमरी ऑक्सिलरी में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। इधर हम मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर बात करें तो ये कंप्लीट मॉडल इसलिए कहा है क्योंकि कंप्लीट मॉडल से तात्पर्य ये है कि ये सारे के सारे जो 9 मॉडल्स हैं ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कार्य करते हैं, मेन वर्ब के रूप में ये कार्य नहीं करते, ध्यान देना। और एक कैटेगरी जो हमने सेमी मॉडल्स की बनाई है, ये इसलिए बनाई है कि है तो ये मॉडल्स ही,
लेकिन कभी कभार ये जो सेमी मॉडल्स हैं दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन ये भी मेन वर्ब का कार्य भी कर देते हैं कभी कभी, इसीलिए हमने इसको सेमी मॉडल कहा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन प्रकार की है और दो फंक्शन करती है। फंक्शन दो, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है, तो दो फंक्शन हो गए। एक सेंटेंस में या तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी या फिर ये मेन वर्ब का काम करेगी। एक सेंटेंस में एक ही काम करेगी, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग काम कर सकती है, तो इसीलिए हमने इनको कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने दो भागों में बांटा, एक तो कंप्लीट मॉडल जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, और एक सेमी मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करेंगे ही और कभी कभी ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम अब अध्ययन करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो डू है, बी है, हैव है, ये किस प्रकार से इनकी फॉर्म्स होती है और कैसे ये कार्य करती है। उसके बाद हम मॉडल्स जो है आपके सामने हैं, ये सेमी मॉडल्स हैं, ये आपके कंप्लीट मॉडल्स हैं, ये ऐसे कैसे यूज होंगे, लेकिन इनकी जो है डू, बी और हैव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि डू, बी और हैव हमने देखा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी, इसको हमने बांटा दो भागों में। एक तो हमने बांटा इसको मॉडल ऑक्सिलरी में, एक हमने बांटा इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी में। अब देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो थी दोस्तों, वो कौन कौन सी थी, इसकी हम पीछे चर्चा कर ही चुके हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ये थी आपके एक तो डू, ठीक है, और एक थी आपके ये बी, और एक थी आपके ये हैव। ये तीन प्रकार की थी, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डू, बी और हैव, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए तो दोस्तों, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसका जो रूप होता है, देखिए कौन कौन से रूप होते हैं इसके, क्या क्या इसके फॉर्म्स होती है। डू का एक फॉर्म होता है डज, ठीक है, और एक होता है इसका डिड। ये हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं हम अभी। तो डू जो वर्ब है, इसकी तीन फॉर्म्स हैं, डू, डज और डिड। कौन कौन सी फॉर्म है, डू, डज और डिड। बी जो है दोस्तों, इसको देखिए, बी की जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी है। बी है, एक होती है इसकी बीन और एक होती है बीइंग, ठीक है दोस्तों, और एक होती है इसकी इज, आर, एम और वाज, वर। ये सारी की सारी जो फॉर्म्स मैंने लिखी है दोस्तों, ये आपकी बी की फॉर्म्स हैं, ध्यान देना। किसकी फॉर्म्स हैं, बी की फॉर्म्स हैं। और आपको अच्छे से पता है कि ये तीन टाइप्स में है। तो तीसरा जो हमारे पास था वो था हैव, ठीक है ना। तो देखिए, डू, डज और डिड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी आपकी कितने प्रकार की है, आपको अच्छे से पता है। ये डू है, ये बी है और ये हैव है, तीन प्रकार की है। तो जो डू है उसकी फॉर्म्स है डू, डज और डिड। ये जो बी है इसकी फॉर्म है बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपकी हैव है, लास्ट में तीन है ये, तो हैव की एक फॉर्म हैज होती है और एक हैड होती है। तो कुल मिलाकर ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आपको सामने दिख रही है, जो तीन प्रकार की है, डू, बी और हैव, इनके टोटल स्वरूपों की अगर हम बात करें, पूरे के पूरे फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो डू की हो गई 1, 2, 3, इसके तीन फॉर्म्स हैं डू की। और बी की देखिए, एक हो गई, दो हो गई बीन, तीसरी बीइंग, फिर इज, आर, एम, 3 और 4, 5, 6, फिर वाज और वर, 7, 8 फॉर्म्स होती है बी की। बी की कितनी फॉर्म होती है दोस्तों, 8 फॉर्म्स होती है।
डू की कितनी होती है? 3। हैव की देखिए, एक हैव हो गई, एक हैज हो गई और एक हैड हो गई, यानी हैव की भी 3 फॉर्म्स होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो 3 थी, डू, बी और हैव, इनके टोटल कितने रूप हो गए? 3 तो हो गए डू के, बी के हो गए 8, 8 और 3 11, और 1 2 3 हो गए आपके किसके? हैव टाइप जो आपकी प्राइमरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके। तो 8 और 3 11 और 3 14, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्राइमरी, ये देखिए, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है डू, बी और हैव, ये कुल मिलाकर कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है ना? और हमने इधर देखा कि हमारी जो कंप्लीट मॉडल्स हैं वो कितने हैं संख्या में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हैं। ये सेमी है, इसीलिए इनको हम छोड़ देते हैं कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, कुल मिला के इंग्लिश के अंदर कितनी हेल्पिंग वर्ब्स है। तो हम देख रहे हैं कि डू, बी और हैव की 14 फॉर्म्स आई है, और मॉडल ऑक्सिलरीज में जो कंप्लीट मॉडल्स हैं उनकी 9 फॉर्म आई है। तो 9 तो फॉर्म कंप्लीट मॉडल्स की, और 14 आ गई बी, डू, हैव की। इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपके, वो टोटल कितनी होती है? 14 तो प्राइमरी और 9 आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी कुल टोटल 23 हेल्पिंग वर्ब्स होती है इंग्लिश के अंदर। ठीक है दोस्तों, कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है? 23 हेल्पिंग वर्ब्स होती है इंग्लिश सेंटेंसेज में। तो देखिए, डू की हो गई डू, डज, डिड। बी की हो गई बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर। और हैव की हो गई हैव, हैज, हैड। तो दोस्तों देखिए, ये जो बी की 3 ये प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है हमारे पास 3 प्रकार की थी, डू, बी और हैव। इनका फंक्शन क्या होता है? डू वाली जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये दोस्तों ये आती है आपके सिंपल जो टेंस है उसके लिए इसका यूज होता है। ध्यान से समझना इस बात को। डू, डज और डिड किसके लिए यूज होती है? सिंपल टेंस के लिए। कौन से टेंस के लिए? सिंपल टेंस के लिए। सिंपल टेंस का तात्पर्य है वो प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है और वो पास्ट सिंपल भी हो सकता है, लेकिन वो आएगी किस में? डू वाली जो आएगी, डू, डज और डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सिंपल टेंस के लिए है, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। बी वाली जो फॉर्म है दोस्तों दूसरे नंबर की, बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, इसका जो यूज होता है दोस्तों, ये सारी की सारी जो बी के 8 स्वरूप हैं, ये आपके कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए होती है? कंटिन्यूस के लिए। तो मैं इसको लिख दूँ अलग से, अपन एक चीज़ यहाँ ले लेते हैं। देखिए, डू की कौन सी फॉर्म आई? डू आई, डज आई और डिड आई। तो मैंने क्या कहा? ये सिंपल में इस्तेमाल होती है। सिंपल चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। दूसरी जो फॉर्म थी वो थी बी की, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या था? इज, आर, एम, वाज, वर। ये जो है दोस्तों, ये सारी की सारी किसकी फॉर्म्स हैं? बी की फॉर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यूज होती है आपके कंटिन्यूअस टेंस में। और ये कंटिन्यूअस टेंस जो है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा, वो प्रेजेंट भी हो सकता है और वो पास्ट भी हो सकता है। जिस प्रकार से डू, डज और डिड आपके सिंपल टेंस में आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। ठीक है। तो बी वाली जो वर्ब हैं ये 8 की 8, ये 8 वर्ब्स हैं और ये 3 है। ये यूज होती है सिंपल में और ये यूज होती है कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान देना दोस्तों। और इसके बाद में जो हमारी थर्ड वाली बची थी हैव टाइप की, तो हैव की फॉर्म है हैव, हैज और हैड। दोस्तों अच्छे से समझ लेना, ये जो चीज़ है ये भी 3 है संख्या में, यानी कि हमारी डू, बी और हैव टाइप की जो कुल मिला के वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो 3 और 8 11 और 3 14 हो गई हैं। ये जो यूज होती हैं ये यूज होती है आपके परफेक्ट में। किसमें यूज होती है दोस्तों? परफेक्ट में। और यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है
कि वो परफेक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है और वो पास्ट का भी हो सकता है। अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है टॉपिक आपके लिए नया हो, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझना चाह रहे हैं कि ये बी, डू और हैव की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है और किस प्रकार से ये यूज होती है। तो डू कहाँ यूज होती है, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। डू यूज होती है, डू का मतलब क्या है, सारी की सारी फॉर्म्स देख लेना। डू का मतलब है डू, डज और डिड। ये सिंपल में यूज होती है। सिंपल चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। अगर ये प्रेजेंट का सिंपल है सपोज कीजिए, तो उसमें यूज होगी आपकी डू और डज। अगर ये सिंपल पास्ट का है मान लीजिए, तो आपकी यूज होगी उसमें डिड। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमने कहा कि बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, ये बी की फॉर्म है। टोटल 8 फॉर्म्स हैं। ये यूज होती है कंटिन्यूअस में। देखिए कहाँ, कंटिन्यूअस में। हो सकता है ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट का है, ध्यान देना, तो इसमें कौन कौन सी यूज होगी, इसमें यूज होगी इज, आर और एम। अगर ये कंटिन्यूअस पास्ट का है, तो पास्ट का है तो यूज होगी वॉज और वर। क्या यूज होगी, वॉज और वर, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये हैज, हैव और हैड है, तो ये यूज होगा आपके परफेक्ट में। अगर परफेक्ट वो प्रेजेंट वाला है, तो आपको पता है उसमें यूज होगी हैव और हैज। और अगर परफेक्ट आपका पास्ट वाला है, तो फिर यूज होगी आपकी हैड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डू वाली जो है सिंपल के लिए है, बी वाली कंटिन्यूअस के लिए है, और हैव वाली जो तीसरी है वो परफेक्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए इसके बाद हो गया ना। हाँ, इसके बाद देखिए हमने लिया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखने के बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ बच जाता है तो अदर्स में आता है पीछे। तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार की हो गई। देखो, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी कितने थी, 3 प्रकार की थी। 3 कौन कौन से प्रकार थे, बी, डू और हैव। इन तीनों से कुल मिलाकर जो फॉर्म्स बनी वो बनी 14। ठीक है। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो थी कंप्लीट मॉडल वाली, वो थी 9। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई 14 और 9 को आप प्लस करेंगे तो 23। इसके बाद में हम नंबर लेते हैं अब मेन वर्ब का। किसका, मेन वर्ब का। ठीक है दोस्तों। तो देखिए मेन वर्ब पढ़ रहे हैं अपन अब। ये है मेन वर्ब। तो दोस्तों ये जो मेन वर्ब है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया जो है, एक्चुअल में ये मेन वर्ब होती क्या है, ये होती है एक्शन वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स होती है, एक्शन वर्ब्स होती है। और एक्शन बना है, किस शब्द से बना है एक्शन, आपको अच्छे से पता है, एक्ट से बना है। और एक्ट का मतलब होता है कार्य। क्या होता है, कार्य। तो कहने का मतलब ऐसी कोई क्रिया हो जिसमें किसी कार्य का होना पता चले। जैसे मैं लिख रहा हूं, रीड यानी पढ़ना, काम हो रहा है। राइट यानी लिखना, काम हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे प्ले यानी खेलना, काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनंत अनंत एक्शंस हैं जो हम करते हैं। और अनंत एक्शंस अगर हम करते हैं, इसका मतलब एक्शन वर्ब्स भी क्या होगी, अनंत होगी। अर्थात मुख्य क्रियाएं अनंत होती है। और इनके पीछे इनकी पहचान ये है कि हम ना लगा सकते हैं चलना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना, पीना, सारी की सारी ये एक्शन वर्ब्स हैं। और हम अनंत कार्य करते हैं। तो मुख्य क्रियाएं संख्या में कितनी हो सकती है, अगर ऐसा कोई पूछे तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि मुख्य क्रियाएं तो अनंत है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब्स हैं और एक्शंस बहुत सारे हैं। एक्शंस बहुत सारे हैं, कितने काम हम करते हैं वो सारे के सारे एक्शन हैं। तो एक्शन वर्ब्स अनंत होती है। जब आप एक्शन वर्ब्स अनंत होती है ये पढ़ चुके हैं, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम इसके प्रकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकार जो हैं वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ये कब पढ़ेंगे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स
ऑफ स्पीच। उस समय हम चर्चा करेंगे कि ये आपकी है मेन वर्ब जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिनिट, नॉन फिनिट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारी हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम इस टॉपिक में जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा ये करेंगे कि मेन जो वर्ब है हमारी उनकी फॉर्म्स की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? फॉर्म्स की। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम वर्ब की फॉर्म्स की बात करें, और ये वर्ब्स कौन सी है? मेन वर्ब। मेन वर्ब्स फॉर्म्स की बात करें तो मेन वर्ब्स फॉर्म होती है हमारे पास V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 होती है और V5 होती है। बताइए कितनी फॉर्म्स होती है हमारे पास वर्ब की? मेन वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है? 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो 5 फॉर्म जब हमारे पास है मेन वर्ब्स की, तो वो कौन कौन सी है और हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए। और वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगी ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए ये है आपकी मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब की हमने पढ़ी फॉर्म। क्या पढ़ी? फॉर्म। तो देखिए पहला आपको बताया गया कि V1 होती है, ठीक है, और दूसरा जो है V2 होती है, तीसरी V3 होती है। V1 V2 V3 है क्या, इसको हम अभी समझते हैं। और ये है V5। ध्यान देना, हम एक वर्ब का उदाहरण लेते हैं और वर्ब का उदाहरण लेके अच्छे से समझते हैं कि ये वर्ब होती क्या है और इनकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। मान लीजिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लें। हमने वर्ब ली, मान लीजिए गो। कौन सी वर्ब ली? गो वर्ब ली। तो दोस्तों फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 कहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म है इसकी गो, ठीक है दोस्तों। सेकंड फॉर्म इसकी हो जाती है वेंट। क्या हो जाती है? वेंट। तीसरी फॉर्म हो जाती है इसकी गॉन। होती है कि नहीं होती है? हम पढ़ते हैं प्रत्येक क्रिया के 3 रूप तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है ना। गो, वेंट, गॉन, है ना। इस प्रकार से राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। तो इसकी जो चौथी फॉर्म है दोस्तों, इसकी जो चौथी फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी हमने ले ली गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म इसकी हमने ले ली गॉन। क्या ले ली? गॉन। और चौथी जो फॉर्म है, हम किसको चौथी फॉर्म कहने जा रहे हैं? देखिए गो, वेंट, गॉन चौथी फॉर्म है। जैसे गो में ING लगा तो क्या बनेगा दोस्तों? गोइंग बनेगा। तो ये चौथी फॉर्म है, ठीक है ना। और पांचवी जो फॉर्म है लास्ट वाली, इसको हम गो के साथ एस या ES लगाएंगे तो क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है गॉज। बताइए बनता है कि नहीं बनता है? तो कुल मिला के आप इस गो को कितने प्रकार से यूज में लेते आए हो, आपके समझ में आ रहा होगा कि हम इस गो को विभिन्न प्रकार से यूज में लेते आए हैं। बताइए आप लेते आए हैं कि नहीं लेते आए हैं इस प्रकार से? अरे इस प्रकार से काम में लेते आए हैं कि नहीं लेते आए हैं? लेते आए हैं ना, बिल्कुल लेते आए हैं। देखिए गो भी हम काम में लेते थे, वेंट भी लेते थे, गॉन भी लेते थे, गोइंग भी लेते थे और गॉज भी लेते थे। तो दोस्तों V1 का तात्पर्य फर्स्ट फॉर्म, V2 का तात्पर्य सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म, V4 ING वाली फॉर्म और V5 ES वाली फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने वर्ब ली प्ले। कौन सी वर्ब ली? प्ले। ये वर्ब ली हमने, तो इसकी फॉर्म्स क्या क्या हो जाएगी? देखो एक तो हो गई प्ले, हो गई क्या? फर्स्ट वाली। दूसरी आप ले लीजिए, प्ले के बाद में सेकंड फॉर्म होती है प्ले की, प्लेड होती है ना, तो ये सेकंड V2 है। अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें दोस्तों, वो भी होती है प्लेड, तो ये V3 है, ठीक है ना। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है, तो ऐसी वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, वो कहलाती है इररेगुलर वर्ब्स। लेकिन हम प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पढ़ना चाहते हैं कि इनकी फॉर्म्स कौन कौन सी है। तो V1 से लेकर V5 तक इनकी फॉर्म है। तो प्ले हो गया, प्लेड हो गया, प्लेड हो गया।
अब ये देखिए V4 क्या बनेगी, प्लेइंग। क्या बनेगी दोस्तों, प्लेइंग। ये बन जाएगी प्ले से प्लेइंग, ठीक है ना। और पांचवें नंबर की जो फॉर्म बनेगी बताइए वो क्या बनेगी। हमने पहले ही कहा है कि वो कौन सी फॉर्म है, SES वाली फॉर्म है, तो वो बनेगी प्लेज। क्या बनेगी, प्लेज। तो देखिए प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। तो इस प्रकार से मेन वर्ब की जो कुल मिला के फॉर्म्स होती है वो 5 होती है, V1 से लेकर V5 तक। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम ये समझना चाह रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ, बोर नहीं होना है, आपको बहुत ही गहराई से समझना है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, और इनसे हम इंग्लिश कैसे लिखें ये आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन एक नए तरीके से हम टेंसेज पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको अलर्ट रह के और बिल्कुल चौकन्ना रह के क्लास को अटेंड करना है दोस्तों। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा, क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ी थी, देखो पढ़ी थी क्या हमने, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू, बी और हैव टाइप की होती है। तो इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि ये जो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज हमने जो दो भागों में बांटी थी, इसमें हमने अच्छे से पढ़ा था कि कि ये जो आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है या ऑक्सिलरी वर्ब्स है, कौन सी, डू, बी और हैव। ध्यान देना, डू, बी और हैव। तो ये वाली जो चीजें हैं ये दो प्रकार के फंक्शन करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब का और एक मेन वर्ब का। तो हम मान लेते हैं कि डू हेल्पिंग वर्ब न होकर मेन वर्ब है, बी भी मेन वर्ब है, हैव भी मेन वर्ब है, तो फिर इसकी भी 5 फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5। तो वो बी की भी होनी चाहिए, वो डू की भी होनी चाहिए और वो हैव की भी होनी चाहिए, क्योंकि डू, बी और हैव को हमने प्राइमरी कहा ही इसलिए है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। और ये मॉडल ऑक्सिलरीज में जो कंप्लीट मॉडल्स हैं ये केवल और केवल किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो मेन वर्ब का काम कौन सी करेगी, डू, बी और हैव। तो मेन वर्ब का जब ये काम करती है तो इनकी 5 फॉर्म कौन कौन सी होती है ये हम पढ़ते हैं, एक तो डू की, एक बी की और एक हैव की। तो देखिए, देखो माना कि हमने लिया डू, तो डू का फर्स्ट हो गया, वी फर्स्ट हो गया डू, वी सेकंड डू। अगर मेन वर्ब है तो इसका अर्थ होगा करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड। क्या हो जाएगी, डिड यानी किया। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी डन, डू, डिड, डन। बताइए, हम ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना, बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, डू, डिड, डन। तो ये वी फर्स्ट है, ये वी सेकंड है, ये वी थर्ड है। अब बताइए V4 क्या होगी डू की, अरे भैया डू की V5 फॉर्म कौन सी होगी, डूइंग। क्या होगी, डूइंग। और V5 कौन सी होगी, V4 कौन सी होगी, डूइंग। V5 कौन सी होगी, एस या ES वाली, तो एस या ES वाली होगी डज। देखिए देखिए, डू की 5 फॉर्म आ गई क्या, अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी भी 5 फॉर्म होनी चाहिए, जो है देखिए डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ठीक है ना। इसी प्रकार बी की भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 5 फॉर्म, बी की भी होनी चाहिए। तो देखो हमने ली बी वर्ब, कौन सी वर्ब ली, बी वर्ब ली हमने। तो बी वर्ब की 5 फॉर्म देखिए, वी फर्स्ट, देखो वी फर्स्ट है बी की, एक तो बी, कौन सी, बी। ध्यान देना, एक तो बी खुद बी की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आर और एम। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, कौन सी चीज लिखी है मैंने, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होगी, जैसे डू की फर्स्ट फॉर्म डू है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बी की फर्स्ट फॉर्म होगी, देखिए एक तो खुद हो गई बी, हो गई क्या बी, हाँ थोड़ा अगर दिखाई नहीं दे जूम कर लेना। एक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आर और एम, एक तो आर होती है और एक एम होती है। ये बी की ये बी, आर और एम, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है।
तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बी की सेकंड फॉर्म होगी, देखिए, वाज, एक मिनट इसको थोड़ा, बी की सेकंड फॉर्म होगी, देखिए, वर। क्या होगी? वर। एक्चुअल में बी की 8 फॉर्म बताई थी मैंने आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं। बी है, बीन है, बीइंग है, 3 तो ये हो गई। फिर इज, आर, एम, 3 और 3 6, फिर वाज और वर, तो ये 8 हो गए ना। तो कौन कौन सी फर्स्ट फॉर्म है? देखिए, वी फर्स्ट में बी का जो वी फर्स्ट है वो कौन सा है? एक तो खुद बी है, एक आर है और एक एम है। सेकंड फॉर्म आ गई वर, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म है इसकी बीन, ध्यान देना, बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, ध्यान देना। तो देखो बी आ गया, बीन आ गया, और बी की फोर्थ फॉर्म क्या होगी आईएनजी वाली? वो होगी दोस्तों बीइंग। क्या होगी? बीइंग। आगे ना। और पांचवी फॉर्म क्या होगी? एस या ईएस वाली। अब देखिए आपको दो चीजें नजर नहीं आ रही होगी इसमें, बी आ गया, बीन आ गया, बीइंग आ गया, आर एम आ गया और वर आ गया। दो चीजें आपको नहीं दिखी होगी, एक तो इज और एक वाज। तो ये दो फॉर्म जो है इसकी, एक तो इज और एक वाज, ये इसकी पांचवी फॉर्म होती है दोस्तों, V5। कौन सी फॉर्म होती है? पांचवी। तो देखो बी की पूरी 8 आ गई, 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। और एक अपने पास बच गया हैव, तो आप हैव भी ले लीजिए। हैव भी क्या है? मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, ये आ गया हैव। अगर ये मेन वर्ब है, क्योंकि बी, डू और हैव ये प्राइमरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स तो है ही, साथ ही साथ ये मेन वर्ब्स भी है। अगर ये मेन वर्ब्स है तो मेन वर्ब के समान इनकी 5 फॉर्म होनी चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 फॉर्म कौन कौन सी हो गई हैव की? देखिए, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, ध्यान देना। अब आप यहां कहेंगे हैज क्यों नहीं हुई? क्योंकि हैज एस ई एस वाले में आती है, तो वो 5वीं फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? 5वीं, ना कि फर्स्ट, ठीक है ना। तो हैव इसकी फर्स्ट है। सेकंड फॉर्म यानी इसका पास्ट टेंस, जो आपको पता है अच्छे से, क्या होती है? हैड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है दोस्तों? हैड ही होती है। क्या होती है? हैड, हैव, हैड, हैड। चौथी फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? आईएनजी वाली फॉर्म, वो हो जाएगी हैविंग। क्या हो जाएगी? हैविंग। और पांचवी फॉर्म की हम चर्चा कर ही चुकी है, बताइए क्या नहीं आया? हैव में क्या क्या आता है? हैव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा था कि हैव में एक तो हैव आता है, एक हैज आता है और एक हैड आता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। तो हमने हैव इसमें आ गया है वर्ब में, हैड हमारा आई गया है, और हेड फिर थर्ड फॉर्म आ गई है, और हैव से बना हैविंग, ये चौथी फॉर्म आ गई है। पांचवी फॉर्म बच गई है एस वाली या एस वाली, तो वो है हैज। ये पांचवी फॉर्म है। अच्छे से देखिए इसको, कौन सी फॉर्म है? पांचवी फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखिए 5 फॉर्म्स होती है, अच्छे से हमने देख लिया। प्रत्येक वर्ब की, कोई से भी वर्ब आपके दिमाग में ले लीजिए, क्योंकि मेन वर्ब जो होती है एक्शन वर्ब होती है। बहुत सारे एक्शंस हैं, और बहुत सारे एक्शंस हैं तो बहुत सारी वर्ब्स हैं। कोई से भी वर्ब अपने दिमाग में सोचिए और 5 फॉर्म्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप राइट करते हैं, लिखना, तो देखिए राइट का मतलब, राइट हो गई फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हो गई उसकी रॉट, तीसरी हो गई उसकी रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न। फिर चौथी क्या हो जाएगी? राइटिंग हो जाएगी। और पांचवी क्या हो जाएगी? एस एस वाली, वो कौन सी होती है बताइए? राइट्स। कौन सी होती है? राइट्स। तो राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, कोई सी भी वर्ब हो 5 फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे रन यानी दौड़ना, तो रन फर्स्ट हो गई, रेन सेकंड हो गई, फिर वापस रन थर्ड हो गई, रन, रेन, रन। अब चौथी क्या होगी? रनिंग। और पांचवी क्या होगी? एस ई एस वाली, रन्स। क्या होगी? रन्स। तो देखिए अब ये 5 फॉर्म्स जो हैं, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली है कि प्रत्येक वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। हमारे ये 5 फॉर्म्स जो है टेंसों में इस्तेमाल होती है। टेंसेज जो भी है ना, उनमें ये 5 फॉर्म इस्तेमाल होती है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ ध्यान दे दोस्तों, हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो वी फर्स्ट है, हमेशा ध्यान देना, ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। वो एक वचन भी हो सकता है, एक वचन समझ रहे हो ना, यानी कि सिंगुलर, ठीक है ना। और हमारा सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, करता है, वो बहुवचन भी हो सकता है। बहुवचन का मतलब आप समझ रहे हैं, प्लूरल। तो
एक वचन सब्जेक्ट भी हो सकता है और बहुवचन सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से ही उसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। तो अब ये हमारे पास V1 से लेकर V5 तक है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आपका ये जो V1 वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम V1 वाला, गो, प्ले, डू, बी, आर, एम, हैव, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, ध्यान रखना, तब काम में आएगी, यानी कि बहुवचन कर्ता के लिए इस्तेमाल होगा। समझ गए क्या? कर्ता कैसा होना चाहिए? V1 के लिए बहुवचन होना चाहिए, ठीक है। और ये आखिरी में जो V5 है, देखो इसमें आप देखेंगे तो गौर से देखेंगे कि इसमें एस या ईएस सब में यूज हुआ। देखिए ये गोज में एस या ईएस है, प्लेज में एस या ईएस है, डज में एस ईएस है, इज में एस है, वाज में एस है, हेज में एस है। तो ये वाली एस का मतलब सीधा सा याद रखिए सिंगुलर, यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर ये जो पांचवा फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे वो कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। कौन सा हो? सिंगुलर। ये वाली चीज आप अच्छे से समझ लें कि V1 बहुवचन कर्ता के लिए और V5 आपकी एक वचन कर्ता के लिए। एक उदाहरण हम समझते हैं, राम पढ़ता है। अब बताइए, राम पढ़ता है, राम एक वचन है, एक व्यक्ति का नाम है, राम कार्य करने वाला व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, एक वचन है। अब राम पढ़ता है तो पढ़ने की क्या होती है? रीड होती है फर्स्ट। और पांचवी फॉर्म कौन सी होगी? देखिए, रीड, रेड, रीड, रीडिंग और रीड्स। अब राम पढ़ता है, राम एक वचन है तो एक वचन करता है तो रीड थोड़ी आ सकती है, नहीं आएगी। V1 तो बहुवचन के लिए आती है, V5 आएगी एक वचन के लिए। राम पढ़ता है तो फिर एस वाली आएगी, यानी राम रीड्स आएगी। क्या आएगी दोस्तों? राम रीड्स, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे बच्चे खेलते हैं, अब बच्चे बहुवचन हो गए। अब बहुवचन हो गए तो V5 तो आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आएगी V5 बताइए? क्योंकि V5 तो एक वचन कर्ता के लिए है, सिंगुलर के लिए है। तो फिर कौन सी आएगी दोस्तों? V1 आएगी। तो अब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे यानी चिल्ड्रन बहुवचन हो गए, एक से ज्यादा हो गए, ठीक है ना। और खेलते हैं तो अब प्लेज नहीं आएगी, अब आएगी प्ले, फर्स्ट वाली आएगी V1, बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना। तो V1 वाली तो है सब्जेक्ट बहुवचन हो उसके लिए, और V5 वाली है आपका सब्जेक्ट एक वचन हो उसके लिए, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लीजिए इसको, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। इस प्रकार से ये प्रत्येक की 5 फॉर्म्स होती है और आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब देखिए, इसके बाद हमने एक चीज और कही थी बीच में, अगर आपको याद हो तो, और वो कौन सी चीज कही थी? देखिए, एक एक चीज जो हमने कही है उसको आप देखें, समझें, और फिर हम देखिए यहाँ पर कही थी मैंने, और आपको नज़र भी आ रहा होगा बोर्ड पे। देखो, मैंने कहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को जब हमने अलग अलग पढ़ा था तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 थी, एक तो डू, एक बी और एक हैव। मैंने उस समय ये कहा था कि ये डू वाली आती है किस टेंस के लिए? सिंपल टेंस के लिए, कहा था ना। और बी वाली किसके लिए आती है? बी वाली आती है, मैंने कहा था, कंटिन्यूअस टेंस के लिए। यहाँ देखते हैं, हाँ ये देखो, डू वाली जो तीनों फॉर्म है, डू, डज, डिड, ये किस टेंस में काम में आती है? सिंपल में काम में आती है, मैंने कहा था, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। बी वाली जो 8 फॉर्म्स होती है ये कंटिन्यूस टेंस में काम में आती है, चाहे वो कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट का हो या फिर वो पास्ट का हो, ठीक है ना। और इसी प्रकार ये हैज, हैड यानी हैव टाइप की जो वर्ब थी तीसरी, इसके भी 3 रूप थे, ये परफेक्ट में काम आती है, देखो मैंने ये बताया था। और परफेक्ट चाहे वो कोई सा भी हो, देखिए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो। तो अब हम एक एक को अध्ययन करेंगे। हम लेंगे सबसे पहले सिंपल। क्या लेंगे? सिंपल। और जब सिंपल का नाम आ रहा है दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हम क्या पढ़ेंगे। सिंपल में कौन सी आती है? डू, डज और
डिड आती है। फिर जैसे ही कंटिन्यूस लेंगे उसमें बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर आएगी, और फिर जैसे ही परफेक्ट लेंगे उसमें हैज, हैव, हैड की चर्चा होगी। तो अब हम ले रहे हैं सिंपल टेंस। कौन सा? सिंपल टेंस। तो सिंपल नाम आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? डू, डज, डिड। कंटिन्यूस नाम आते ही क्या याद आना चाहिए? इज, आर, एम, वाज, वर। परफेक्ट नाम आते ही क्या याद आना चाहिए? हैज, हैव और हैड। तो सबसे पहला लेते हैं हम सिंपल, ठीक है ना। तो देखिए ये ले लिया हमने सिंपल। देखिए सिंपल का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी वर्ब्स आएगी इसमें। डू वाली वर्ब्स आएगी। कौन सी? डू वाली वर्ब्स। और डू वाली वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती है भैया बताइए? एक तो खुद डू होती है, एक डज होती है, और एक डिड होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डू, डज और डिड कौन सी फॉर्म है ये? कौन हेल्पिंग वर्ब का कौन सा रूप है ये? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है जो 3 प्रकार की है, डू, बी और हैव। हम पहले डू पढ़ रहे हैं, अर्थात सिंपल में ये काम में आती है। हमने ये पीछे भी पढ़ा था। बी कंटिन्यूस में आती है और हैव परफेक्ट में आती है। तो देखिए सिंपल में हम अब इसको अच्छे से समझ लें कि हो सकता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल की, क्योंकि सिंपल तो हम ले ही रहे हैं। हो सकता है हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। हो सकता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में नहीं हो, किस में हो? पास्ट में हो। तो फिर ये हो जाएगा पास्ट सिंपल। हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए? हो जाएगा ना। तो देखिए डू की 3 फॉर्म आई है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू आई, डज आई और डिड आई। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि डू की ये फर्स्ट फॉर्म डू है, दूसरी फॉर्म डिड है, और तीसरी फॉर्म डन है ना। चौथी फॉर्म इसकी डूइंग है, और पांचवी फॉर्म इसकी डज है। 5 फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन आप अच्छे से समझें इस चीज़ को, क्योंकि ये पांचों फॉर्म किसकी है? ये मेन वर्ब की, मेन वर्ब की। क्योंकि डू, बी और हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगी तो 5 रूप होंगे, प्रत्येक मेन वर्ब के 5 रूप होंगे। ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए। इसलिए हमने 3 फॉर्म ली है ऊपर। तो देखिए जब जब आपके जब आपको ये पता चल ही गया है कि सिंपल में डू वाली आती है और उसके रूप है डू, डज, डिड। सिंपल आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, सिंपल आपका पास्ट का भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो देखिए हमारे पास ये जो 3 फॉर्म्स हैं डू, डज और डिड, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट है तो ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस अगर है तो हम यूज करेंगे केवल डू और डज। कौन सी यूज करेंगे? डू और डज। अब बच गया क्या? डिड। ये सिंपल में काम में तो आती है, लेकिन ये प्रेजेंट वाले सिंपल में काम में नहीं आती है दोस्तों। ये काम में आती है पास्ट वाले सिंपल में, पास्ट सिंपल में। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास डिड। क्या आ जाएगा दोस्तों? डिड। तो देखिए सिंपल, मैंने कहा कि डू, डज, डिड सिंपल के लिए बनी है, बी कंटिन्यूस के लिए बनी है, और हैव परफेक्ट के लिए बनी है। इतना सा ध्यान रखो केवल। अब ये प्रेजेंट के लिए है डू, डज, ये पास्ट के लिए है डिड। क्योंकि डू, डज, डिड केवल सिंपल के लिए आती है, तो प्रेजेंट सिंपल में 2 आ गई, पास्ट सिंपल में 1 आ गई, वो है डिड। अब जब डू, डज प्रेजेंट सिंपल में आ रही है तो इसका जो अर्थ निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा, देखिए क्योंकि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट का तात्पर्य ही है, ठीक है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं अलग तरीके से, अब अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो डू, डज जब प्रेजेंट सिंपल में आती है तो इसका अर्थ क्या होगा? ता है, ती है, ते है, ये इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। और पास्ट सिंपल में क्या आती है? डिड। क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई है, बीते हुए समय की हो गई है, तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो है, देखिए जो भी क्रिया आएगी, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आ, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। आ, पहले आपको पहचान मैंने बता रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ और देख लेते हैं। ई और ए की मात्रा आएगी,
ये पहचान है हिंदी की जब हिंदी अनुवाद करेंगे हम जब, ठीक है ना। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ई की मात्रा आ गई। मैंने खाना पकाया, आ की मात्रा आ गई, ठीक है ना। वे सब खेलने गए, ए की मात्रा आ गई। ठीक इस प्रकार से ये पास्ट सिंपल डिड जहां आ गया वहां क्रिया में आ, ई और ए की मात्रा लगा के उच्चारण करना है। जैसे आई डिडंट प्ले, यानी मैंने नहीं खेला। डिड आ गया ना तो पास्ट है तो आ की मात्रा आएगी, मैंने नहीं खेला। आई डिडंट ब्रेक दिस, मैंने इसको नहीं तोड़ा, आ की मात्रा, ठीक है ना। इस प्रकार से तो सिंपल के लिए डू वर्ब आती है, यानी डू डज और डिड। सिंपल प्रेजेंट का होगा तो डू डज आएगी और पास्ट का होगा तो डिड आएगी। और जब डू डज का अर्थ सिंपल के लिए यूज हो रहा है तो इसका अर्थ है ताहती है। पास्ट में जब डिड यूज हो रहा है सिंपल में तो इसका अर्थ है क्रिया में आ, ई, ए की मात्रा आएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ अब देखिए, हमने जब टेंसेज पढ़े थे पिछले वाली क्लास में तो उसमें हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस हमारे पास कितने प्रकार के बनते हैं। देखिए, सबसे पहला तो एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक है ना, और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। यानी टेंस के अंदर वाक्य 4 ही प्रकार के बनते हैं। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, ये है अफर्मेटिव, ठीक है ना। अच्छे से हमने पहले पढ़ रखा है कि अफर्मेटिव वो सेंटेंस है जिसमें प्रश्न भी नहीं करे और नोट भी नहीं आए। तो हम क्रिकेट खेलते हैं अफर्मेटिव है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं नेगेटिव है, और क्या हम क्रिकेट खेलते हैं ये इंटेरोगेटिव है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो कुल मिला के 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो अब यहां ध्यान दें, आपका प्रेजेंट सिंपल में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो आपका ये जो प्रेजेंट सिंपल है इसमें मैंने ये ले लिया, देखिए सबसे पहले कौन सा सेंटेंस ले लिया? अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक, ठीक है। इसके अलावा कौन सा बचेगा? इसके अलावा देखिए उधर एक तो बच गया नेगेटिव, मैं नेगेटिव का एन ले लेता हूं, नेगेटिव बच गया। फिर इंटेरोगेटिव बच गया, इसका आई ले लेता हूं, और एक बच गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसको मैं एक ही श्रेणी में रख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने 2 कॉलम बना लिए, एक तो अफर्मेटिव का बना लिया, ठीक है, और एक मैंने बना लिया जिसमें नेगेटिव भी आ गया, इंटेरोगेटिव भी आ गया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आ गया है। अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, ध्यान देना, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान देना, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें वो बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं मैं। अगर सिंपल आपका प्रेजेंट का है तो उसमें डू डज यूज होगी, ताहती है उसका अर्थ होगा। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तो मैंने 2 प्रकार के स्ट्रक्चर ले लिए प्रेजेंट सिंपल में। एक तो अफर्मेटिव का ले लिया और एक ले लिया नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, तीनों का एक जगह। अब इसको समझें, अफर्मेटिव में कुल मिला के 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 5th फॉर्म। ध्यान देना, कौन सी फॉर्म? 5वीं फॉर्म। और 5वीं फॉर्म अगर आपको अच्छे से पता है दोस्तों, तो मैंने अभी बताया था आपको कि 5वीं जो फॉर्म यूज होती है, ये देखिए, ये आपकी यूज होती है, ये देखिए ये 5वीं फॉर्म है, ये किसके लिए यूज होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और फर्स्ट फॉर्म किसके लिए यूज होती है? बहुवचन अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो इसके अंदर आपका जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। कितने? 2। तो वो कौन कौन से बनेंगे? अफर्मेटिव के अंदर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसा कि आपके सामने है अभी, ये 2 स्ट्रक्चर इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना।
ये दो स्ट्रक्चर जो दे रखे हैं उनको आप अच्छे से देखें। ये वाले दो स्ट्रक्चर किस में बनेंगे? ये बनेंगे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये दो स्ट्रक्चर क्यों बने? देखिए, मैंने पहले ही कहा भी आपको कि V1 आता है आपका किसके लिए? बहुवचनकर्ता के लिए, और V5 आता है एकवचनकर्ता के लिए। तो अफर्मेटिव में केवल दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, और बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीन ये हो गए, एक ये चार ही तो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में तो बनेगा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वाला स्ट्रक्चर तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा सब्जेक्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट डेफिनेटली आपका बहुवचन है। कौन सा है? बहुवचन, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म आई है। और यहाँ फिफ्थ फॉर्म आई है, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका वो निश्चित रूप से एक वचन है। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, जैसे आप ये कहना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है कहीं पे, यूँ मानिए, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा राम रीड्स, ये लिखा हुआ है। अब क्या ये सही है? ये सही है या गलत है? देखिए, ये रीड्स जो आया है इसमें, ये कौन सी फॉर्म है? ये मेन वर्ब है, रीड यानी पढ़ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म इसकी रीड होती है, दूसरी इसकी रेड होती है, तीसरी रीड होती है, रीड रेड रीड, चौथी क्या होती है? रीडिंग, और पांचवी क्या होती है? रीड्स। तो पांचवी किसके लिए होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होती है। अब राम एक ही तो नाम है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो राम रीड्स बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख दूं, अब देखो राम रीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो राम रीड्स आ गया। अब ये पांचवी फॉर्म है, अब ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। देखो प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पांचवी फॉर्म। बताइए, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? पांचवी फॉर्म हो गई। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट और वर्ब की पांचवी फॉर्म। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका? प्रेजेंट सिंपल का। तो इसको क्या बोलेंगे? ता है, ती है, ते है, यानी राम पढ़ता है। कैसे बोलेंगे? राम पढ़ता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां कहूं आपको कि मान के चलिए यहां पर आपको कहा जाए कि दे, और फिर मैंने रीड्स कर दिया, क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? दे क्या है? वे। अब वे का मतलब है ये सर्वनाम है। दे कर्ता की जगह नाम ने आके उसकी जगह सर्वनाम आ गया। तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? हमने पीछे भी पढ़ा था, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो इसमें ही, सी, इट तो एक वचन है, और आई, वी, यू, दे ये बहुवचन है। तो जब ये बहुवचन है तो यहां पर रीड्स कौन सी फॉर्म है? बताइए, ये है V5। तो V5 किसके लिए आनी चाहिए? एक वचनकर्ता के लिए आनी चाहिए ना। तो ये तो गलत हो गया, तो इसीलिए हम यहां पर गलत हो गया। तो ये बहुवचन है, तो हम इसको यहां केवल और केवल क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दे, और रीड्स न लिख के हम लिखेंगे केवल V फर्स्ट आएगी इसकी जगह। क्या आएगी? V फर्स्ट आएगी, तब जाके ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे दे, रीड्स नहीं लिखेंगे, दे रीड लिखेंगे, और ये आ गई आपकी V फर्स्ट पहली फॉर्म। और ये देखिए, ये रहा सब्जेक्ट प्लस V फर्स्ट। बहुवचन है तो V फर्स्ट लगा दीजिए, और सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो V5 लगा दीजिए। ये बनेगा आपका अफर्मेटिव में। किसमें बनेगा? अफर्मेटिव में। ठीक है, समझ में आ गई होगी। एक बार और अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा से आप प्रयास करें, नोट्स बना के पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा और चीज़ें क्लियर भी होगी। ऐसे नहीं है कि हमने खोला 2 मिनट देखा। अच्छा लगना और बुरा लगना अलग अलग चीज़ें होती है। हर बुरी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, हर कड़वी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। दवाई हमेशा कड़वी होती है, इसलिए आपको अपने मन को रोकना होगा, भावनाओं को झकझोर के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पेन और कॉपी उठाकर बैठना होगा। ठीक है ना। मैंने एक पहली क्लास में भी कहा था, क्या एक किसी ने अच्छा सा दोहा कहा था, हो सकता है मुझे अभी याद नहीं हो पूरा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मोती खोजन में लगी रही किनारे बैठ। तो किनारे पर बैठने से मोती नहीं मिलेंगे दोस्तों, आपको गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, और निश्चित रूप से उसमें आपको समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। मन बड़ा चंचल है, मन मौजी मन बावड़ा, मन के पीछे कभी नहीं चलना है। मन आज यहाँ है, पल भर में कहीं और है। ठीक है ना। इसलिए मन को कंट्रोल कीजिए, और काम की चीज़ें हैं नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। देखिए, ये तो अफर्मेटिव में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, सब्जेक्ट और V फर्स्ट।
सब्जेक्ट और V5, एक वचन है तो V5 और बहुवचन है तो V फर्स्ट। हम बात करें अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करें। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ले लेना है सब्जेक्ट। क्या ले लेना है? सब्जेक्ट, और ये आ गया आपका सब्जेक्ट। इसमें एक ही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। इसके बाद आपको ले लेना है डू, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, और इसके बाद में आपको लेनी है वी फर्स्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ध्यान देना। अब मैंने पहले ही कहा है कि नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी समझे, मैंने डू लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है? डू का तात्पर्य प्रेजेंट सिंपल में क्या है? डू और डज। ध्यान देना, ये डू टाइप लिखा है, ये टाइप है, ये तो डू, तो ये डू तो क्या है? टाइप। सब्जेक्ट आ गया, डू टाइप की वर्ब आएगी। अब प्रेजेंट सिंपल है तो डू टाइप की वर्ब क्या आएगी? या तो डू आएगी या डज आएगी। डिड तो आ ही नहीं सकती। डिड किस में आएगी? जब हम पास्ट की चर्चा करेंगे तब आएगी। तो देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट डू टाइप की वर्ब, जो डू भी हो सकती है और वो डज भी हो सकती है, और वी फर्स्ट आएगा। ध्यान रखना, यहां पे डू आए चाहे डज आए, वी फर्स्ट आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सेंटेंस नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। प्रश्नवाचक है तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है। ये पहले ही हमने, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वह नहीं पढ़ता है, देखिए वह नहीं पढ़ता है, बताइए कैसा सेंटेंस है? पहले तो ये देखिए ताहती है, प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल है तो देखिए ये आ गया प्रेजेंट और ये आ गया सिंपल, डू और डज। लेकिन अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट और वी फर्स्ट, सब्जेक्ट और V5। अब ये तो इसमें है नहीं। अब ये क्या है? नेगेटिव है, नोट आ रहा है ना इसमें, नहीं। इसका मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू और डज आएगी, डू टाइप की वर्ब आएगी, डू और डज। ये अफर्मेटिव में नहीं आती है। अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट और V फर्स्ट, सब्जेक्ट और V5 आती है। एक वचन है तो V5 और बहुवचन है तो V फर्स्ट, ठीक है। तो वह नहीं पढ़ता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये देखिए ये आ गया ही। अब नहीं पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है? वह एक वचन है। अब एक वचन है तो डू आ ही नहीं सकती। कौन सी आती है? V5 आती है। तो डू की V5 क्या है बताइए? देखो डू हो गया, डिड हो गया, डन हो गया, ठीक है ना। पीछे नोट्स बना रखे होंगे, अभी सारणी बनाई थी अपन ने। डू हो गया, डिड हो गया और डन हो गया, डू डिड डन। फिर चौथी डूइंग और पांचवी डज, ठीक है ना। इसलिए एक वचन होने की वजह से हमने क्या लिखा? डज, ई डज, ठीक है। और फिर नेगेटिव है तो नोट कहाँ आएगा? तीसरे नंबर पे नोट आएगा। हमने सेंटेंस की चर्चा पहले कर रखी है, ठीक है। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नोट, प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो ही डज और ये नोट आ गया है, ही डजंट। और मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? देखिए जब डू और डज आ जाता है तो, यानी नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, इसमें केवल और केवल वी फर्स्ट आती है। तो रीड यानी पढ़ना। तो ये हो गया ही डज नॉट रीड। और आपको अच्छे से मालूम है कि डज और नॉट इस प्रकार से इज और नॉट, आर और नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म में जब इनको हम लिखते हैं तो ऐसे डज, इसको एपोस्ट्रोफ बना के एन के आगे एपोस्ट्रोफ बना के टी लगा देते हैं, डजंट लिख देते हैं। ये भी सही है, ये ज़्यादा यूज होता है। जो स्पीकिंग इंग्लिश है इनमें ज़्यादा यूज होता है, आजकल राइटिंग में भी हो रहा है। शॉर्ट से शॉर्ट चाहते हैं हम, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसलिए मेहनत तो करनी होगी, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ही डजंट रीड। सपोज कीजिए अगर ये नेगेटिव ना होके इंटेरोगेटिव होता, क्या हम पढ़ते हैं? वही बात है, ताहती है, प्रेजेंट सिंपल तो डू डज आएगा। ये यही स्ट्रक्चर रहेगा, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। इसमें करना क्या है? डू डज को पहले ले लेना है। मैंने पहले ही कहा इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में। क्या हम पढ़ते हैं? हम बहुवचन है तो वी फर्स्ट आएगी। अब बताइए डू डज इसमें यूज करना है तो वी फर्स्ट क्या है डू डज की? डू, क्योंकि डज तो क्या है? फिफ्थ है, पांचवी फॉर्म है। हाँ, क्या हम पढ़ते हैं तो डू वी, डज वी नहीं, डज तो पांचवी फॉर्म गई। हम बहुवचन है तो डू वी, और फिर रीड वी फर्स्ट आएगी देखो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दो फॉर्मेट इसके अंदर बनेंगे। अफर्मेटिव में बनेगा दो फॉर्मेट, सब्जेक्ट और वी फर्स्ट, सब्जेक्ट और V5। नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव बनेगा सब्जेक्ट
डू टाइप की वर्ब हो सकता है वो डू भी आ जाए, हो सकता है डज भी आ जाए, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू और वी फर्स्ट, ये इसमें प्रेजेंट सिंपल में बनती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। अब हम इधर पास्ट की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये पास्ट को अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे तो पास्ट के साथ अन्याय होगा। इसलिए देखिए, अब मैं इसको सबसे पहले तो सेपरेट कर देता हूँ यहाँ से, ये इसको हम सेपरेट कर देते हैं इधर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर बने वैसे पास्ट में भी बनेंगे। अब आपको दिख रहा होगा पास्ट सिंपल में केवल एक ही है, डू की कौन सी फॉर्म है, ये वाली, ये रूप है डिड वाला। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव तो वाक्य इसमें भी हो सकता है ना, बिल्कुल होगा, अफर्मेटिव होगा। और अफर्मेटिव के अलावा क्या होगा, एक तो ये होएगा, अब तीन बच गए, एक तो बच गया आपके नेगेटिव। मैं तीनों का एक ही जगह लिख रहा हूँ इसकी जैसे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये देखिए, ये नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, NIIN, समझ गए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव में इसमें एक ही फॉर्मेट बनेगा दोस्तों, केवल और केवल एक। जैसे इसमें अफर्मेटिव में दो बन रहे थे, सब्जेक्ट एक वचन था तो V5 आई और सब्जेक्ट बहुवचन था तो V फर्स्ट आई। लेकिन पास्ट सिंपल में जिसमें क्रिया में आ ई ए लगाते हैं, जैसे हमने पढ़ा, हमने खाना बनाया, हमने खूब खेला, ठीक है ना, और जैसे मान लीजिए उसने कहानी लिखी, आ ए ई की मात्रा आ रही है तो ये सब पास्ट है। इसमें अगर अफर्मेटिव है तो आपको सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करना है, ध्यान देना। सब्जेक्ट एक वचन हो तो भी V2 और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो भी V2। V2 का मतलब जैसे गो का वेंट, ठीक है, डू का डिड, ठीक है ना। तो जैसे उसने पत्र लिखा या उसने लिखा तो हम लिखेंगे ही। अब राइट तो फर्स्ट होगी, सेकंड क्या होगी, रॉट, ही रॉट, ठीक है ना, ये हो गया ही रॉट, उसने लिखा। अगर हम कहें हमने लिखा तो हम कह देंगे वी और वही V2, वी रॉट। तो इस प्रकार इसमें अफर्मेटिव में केवल एक ही चीज आएगी, सब्जेक्ट, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और V2। और ध्यान रखना V2 केवल पास्ट सिंपल में ही आती है, किसमें, पास्ट सिंपल में, और वो भी केवल और केवल अफर्मेटिव में, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपनी इसकी। अगर वाक्य नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है ना। इसके बाद में डू टाइप की वर्ब आएगी, और फिर आपको ध्यान देना है नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो फिर V2 ना लिख के आपको वापस V फर्स्ट लिखना है। अब ध्यान दो, यहां भी वही चीज आ गई, सब्जेक्ट, डू टाइप की वर्ब और V फर्स्ट। लेकिन ध्यान दें ये प्रेजेंट सिंपल था तो डू टाइप का मतलब यहां डू और डज है, और ये पास्ट सिंपल है तो डू टाइप का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिड है, ध्यान देना, क्योंकि एक ही तो है पास्ट सिंपल में, डू टाइप की वर्ब भी है, क्योंकि डू का मतलब डू भी होता है, डज भी होता है, डिड भी होता है। तो पास्ट सिंपल में केवल डिड है, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस लिया तो भी डिड आएगा, तीसरे स्थान पे नोट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इंटेरोगेटिव लिया तो डिड पहले आ जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव लिया तो डिड पहले आ जाएगा और फिर तीसरे स्थान पे नोट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव बना लेते हैं, इंटरोगेटिव बना लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव में हमने लिखा पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है, क्रिया में आ ई ए की मात्रा आएगी। हम एक वाक्य बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, आ की मात्रा आ गई, मैंने पत्र लिखा, इसका मतलब है पास्ट सिंपल है, तो इसका अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें ना तो प्रश्न कर रहा है ना नोट है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट सिंपल में V2 अफर्मेटिव में, और जैसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव आए तो सब्जेक्ट, डू टाइप की वर्ब और V फर्स्ट,
ठीक है ना। तो V2 बनी ही अफर्मेटिव के लिए है, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव के लिए, बाकी ये कहीं भी यूज नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैंने पत्र लिखा, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, किसने लिखा, मैंने, आई। अब किया क्या आपने, पत्र को लिखा। अब पत्र छोड़िए क्या है क्या नहीं है, मेन वर्ब V2 क्या है, राइट तो फर्स्ट है, रोट सेकंड है, तो आई रोट, आई रोट। अब क्या लिखा, अदर तो आगे आई जाएगा, आई रोट ए लेटर, ठीक है ना। अब ये तो हो गई आपका अफर्मेटिव। अब सपोज कीजिए आप कहना चाहते हैं कि मैंने पत्र नहीं लिखा, तो आपका मैंने क्या कहा, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू टाइप की वर्ब प्लस वी फर्स्ट, डू टाइप की वर्ब आ गई तो वी फर्स्ट। अब पास्ट सिंपल में डू टाइप की वर्ब कौन सी आएगी बताइए, डू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती क्योंकि प्रेजेंट में आती है। डज आ सकती है क्या, नहीं क्योंकि प्रेजेंट में आती है। केवल और केवल डिड आएगी। डू टाइप का मतलब ये है, पास्ट सिंपल में डू टाइप का मतलब क्या है, डिड, क्योंकि तीन तो फॉर्म है उसकी, डू डज डिड, डू और डज प्रेजेंट में गई। तो अब आप कह रहे हैं कि मैंने पत्र नहीं लिखा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आई, फिर अब नहीं लिखा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो डू टाइप की वर्ब आएगी, वो है डिड, आई डिड। चूंकि नेगेटिव तो तीसरे स्थान पे नोट लगाना है, हमें पता है सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कर्ता सही क्रिया, फिर नॉट और फिर मुख्य क्रिया, तो आई डिडंट, आई डिड नॉट। अब ठीक है ना। अब यहाँ देखिए वी फर्स्ट, यहाँ सेकंड थी, यहाँ डिड आते ही वी फर्स्ट हो गई, आई डिडंट। अब रोट नहीं आएगा दोस्त, अब आएगा राइट, आई डिडंट राइट। आगे भी लिख दीजिए, मैंने पत्र नहीं लिखा, ए लेटर। ठीक इसी प्रकार क्या मैंने पत्र लिखा, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई राइट ए लेटर। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, तो डिड आई नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर्स थे। प्रेजेंट सिंपल में हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े अफर्मेटिव के, और एक स्ट्रक्चर पढ़ा हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, जिसमें डू टाइप का मतलब है डू और डज। पास्ट सिंपल में डिड आएगा, डू टाइप में ध्यान देना क्या आएगा, डिड। इसमें क्रिया में आ ई ए की मात्रा आती है, और अफर्मेटिव में केवल एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट और V2। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, डू टाइप और वी फर्स्ट, और डू टाइप का मतलब पास्ट सिंपल में केवल और केवल डिड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। और ये डू टाइप की वर्ब हुई है, बी टाइप की वर्ब और हैव टाइप की वर्ब को हम अगली क्लास में इसी तरीके से पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्लास को बिल्कुल अप टू डेट तैयार कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है, ठीक है। तो बने रहिएगा KMD क्लासेस के साथ, और लाइक एंड शेयर आप करते ही हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी आप कर ही लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों।